محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कोल और नेचुरल गैस को बतौर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा था। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पेट्रोलियम को एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम जो है ये दो अल्फाज का मजमुआ है। पेट्रो विच मीन्स रॉक एंड ओलियम जिसका मतलब है ऑयल। तो इसी वजह से इट इज आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल और क्रूड ऑयल और लिक्विड गोल्ड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती लिक्विड होता है। और आजकल जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरक्की का इंडस्ट्रीज़ का दारोमदार सारा पेट्रोलियम के ऊपर है। इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल, क्योंकि ये हमें ज़मीन से हासिल होता है, तो इसीलिए हम इसको मिनरल ऑयल भी कह सकते हैं। मिनरल ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है तो इसको पेट्रोलियम कहते हैं। कोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है, लिक्विड गोल्ड और ब्लैक गोल्ड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कोल को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं और पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है और गोल्ड की तरह कीमती है, यानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, तो इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। पेट्रोलियम की जो कंपोजिशन है, पेट्रोलियम इज अ थिक viscous brown liquid or it is a greenish black liquid. It is mainly composed of saturated hydrocarbons. मेजॉरिटी जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं वो अल्केन्स होते हैं और उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। यानी आपने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा अल्केन का CnH2n+2, ठीक है, कंपोज्ड मेनली ऑफ। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे, नाइट्रोजन सल्फर के कंपाउंड्स भी कुछ आपको मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये अल्केन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बनता कैसे है? तो जिस तरह हमने कोल और नेचुरल गैस के केस में पढ़ा कि दीज आर फॉसिल फ्यूल्स, और जब एंशिएंट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़मीन के अंदर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और उस पर केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, तो उससे कोयला या नेचुरल गैस बनता है। तो सेम इज़ द केस विद पेट्रोलियम कि जब ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है, केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसके बाद जो है उससे पेट्रोलियम बन जाता है। एज अ मिनरल हम इसको फिर ज़मीन से निकालते हैं। तो जब डेड ऑर्गेनिक मैटर पे केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं अंडर या बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इससे पेट्रोलियम बन जाता है।
डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है, वो आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म के जो डेड बॉडीज़ होते हैं वो जब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो उसको हम डेड ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस या डिकम्पोजिशन आप लिख सकते हैं। डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, आपने पढ़ा है फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये एक केमिकल डिकम्पोजिशन होती है। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शंस होते हैं डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर और उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया और वायरसेस, फंजाई वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने मखसूस अंदाज में इन डेड बॉडीज़ को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो इसको बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। यानी बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं तो इसको हम बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बेसिकली इन डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है प्लांट एनिमल का, इनका जब डिपोजिशन हो जाता है और इससे जो रॉक बनते हैं तो उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, और उस पर काफ़ी सारा टाइम गुजर जाता है तो उससे पेट्रोलियम बनता है और उसको हम फिर ज़मीन से बतौर मिनरल निकालते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह है, तो कोयले में भी हमने पढ़ा था, इधर जो है दोबारा हम पढ़ रहे हैं कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे तकरीबन 200 या इससे ज़्यादा के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल हो जाते हैं, मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर लाखों हज़ारों कंपाउंड्स के लिए प्रिकर्सर या रॉ मटेरियल का काम करते हैं और इससे हम मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं कि जो पेट्रोलियम से बाय वन वे और अदर हासिल होते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? इट इज द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर सेपरेट करते हैं तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर हम लेते हैं तो हम बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे इथेनॉल जो है इवापोरेट हो जाएगा, उसको हम साइड पे कंडेंस करते हैं और नीचे वाटर रह जाएगा। तो इस तरह अगर पेट्रोलियम को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो एक एक कंपोनेंट जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, एक एक कंपोनेंट जो पेट्रोलियम के मिक्सचर का है वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है तो वो बॉयल होगा, हम उसको अलग फ्रैक्शन के तौर पर कंडेंस करेंगे। इसी तरह एक एक करके सारे कंपोनेंट्स इसके इवापोरेट हो जाएंगे और अलग अलग फ्रैक्शन के तौर पर हम उसको कंडेंस कर लेंगे। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। जहाँ पे ये काम होता है उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहा जाता है। रिफाइनरी जो होती है तो वहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को वो यूज़ करते हैं पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हासिल करने के लिए। द मेन पर्पस और द मेन एम ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज गैसोलीन प्रोडक्शन। मेन काम जो होता है वो असल में गैसोलीन यानी पेट्रोल की प्रोडक्शन होती है। ये बाकी चीज़ें इसके साथ हमें साइड प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हासिल होते हैं, उन कंपोनेंट के कार्बन कंटेंट जो है, बॉइलिंग रेंज और यूजेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला
जो फ्रैक्शन होता है उसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, या उसको रिफाइनरी गैस भी कहा जाता है। रिफाइनरी गैस, रिफाइनरी गैस के अंदर कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 1 कार्बन वाले मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनका बॉइलिंग रेंज जो होता है वो लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर से कम इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इनको हम यूज़ कहाँ करते हैं तो आपको पता है CNG को हम बतौर फ्यूल जो है वो यूज़ करते हैं गाड़ियों वगैरह में, और इसको बतौर पेट्रोकेमिकल हम यूज़ करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनसे फिर हम मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है उसको पेट्रोलियम ईथर कहा जाता है। पेट्रोलियम ईथर 6 कार्बन मॉलिक्यूल या 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इनमें 5 या 6 कार्बन होते हैं। और इनका जो बॉइलिंग रेंज है वो 20 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका बॉइलिंग रेंज होता है। और इसको हम बतौर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट होता है उसको नेफ्था कहा जाता है या लिग्निन इसको कहते हैं। इसमें 6 कार्बन या 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका जो बॉइलिंग रेंज होता है 60 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका बॉइलिंग रेंज है। इसको हम बतौर सॉल्वेंट या रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे हम बनाते हैं। फोर्थ कंपोनेंट जो होता है उसको गैसोलीन कहा जाता है, जो कि मेन फोकस होता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज का। ये असल में पेट्रोल होता है जो गाड़ियों में हम डलवाते हैं। इसका कार्बन कंटेंट 7 से लेकर 10 तक है। इसका बॉइलिंग रेंज 80 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको हम बतौर मोटर ऑयल या गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज केरोसिन ऑयल। 11 से लेकर 15 तक कार्बन एटम्स होते हैं इनकी एक मॉलिक्यूल में, और इनका बॉइलिंग रेंज 160 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसको हम जेट फ्यूल या हीटिंग फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं घरों में भी, और इससे हम गैसोलीन बनाते हैं बाय क्रैकिंग। इसको डिकम्पोज करने से गैसोलीन यानी पेट्रोल जो है वो बनाया जाता है। तो ये 5 कंपोनेंट्स हो गए। पहला फ्रैक्शन नेचुरल गैस या रिफाइनरी गैस, दूसरा पेट्रोलियम ईथर, नेफ्था, लिग्निन, और चौथा गैसोलीन या पेट्रोल होता है, पांचवा केरोसिन ऑयल होता है। इनके बॉइलिंग रेंज और कार्बन कंटेंट और यूजेस हमने यहाँ पे लिस्ट किए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड गैस ऑयल, फ्यूल ऑयल और हेवी ऑयल, या इसको डीजल ऑयल कहा जाता है, जिसको हम डीजल कहते हैं। 16 से लेकर 18 तक इसका कार्बन कंटेंट होता है। 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बॉईल करता है, और ये बतौर फ्यूल यूज़ होता है डीजल इंजन में। जहाँ डीजल को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उस इंजन को डीजल इंजन कहा जाता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसके मॉलिक्यूल्स में 18 से लेकर 20 तक कार्बन एटम्स होते हैं, और इनका बॉइलिंग रेंज अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको हम लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? टू रिड्यूस फ्रैक्शन। ये एक विस्कस लिक्विड होता है, और डिफरेंट मशीनरी के पार्ट्स में जो फ्रैक्शन होता है
उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट को पैराफिन कहते हैं और ये कार्बन 21 से लेकर कार्बन 30 तक होता है और इसका भी बॉइलिंग रेंज अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसको हम बतौर वैसलीन्स या वैक्सेस जो है या ग्रीसेस जो होते हैं उनके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आखिरी जो फ्रैक्शन होता है, जो रेजिड्यू होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, उसको पिच, बिटुमेन या एस्फाल्ट कहते हैं। उसमें पर मॉलिक्यूल 30 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं। ये सेमी सॉलिड वेस्ट होता है जो बिल्कुल नीचे बॉटम में रह जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के और ये बॉयल नहीं कर सकता, इसका बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको फिर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, छतों के ऊपर रूफिंग के लिए या रोड्स बनाने के लिए, या हम इसको रिड्यूसिंग सब्सटेंस के तौर पर यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो जो कंपोनेंट्स हासिल होते हैं वो हमने डिस्कस किए। इनका कार्बन कंटेंट यानी इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं और ये कितने से कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करते हैं और इनके कुछ यूजेस जो मेन यूजेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो फ्रिक्शनेटिंग कॉलम होता है, जो आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शनेटिंग कॉलम में नीचे बॉटम पे कौन सी चीज़ें होती हैं, टॉप पे कौन से फ्रैक्शंस आएंगे, दरमियान में कौन से फ्रैक्शन आएंगे, तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शनेटिंग कॉलम में असल में होता क्या है। अच्छा, तो जो फ्रिक्शनेटिंग कॉलम होता है वो इस तरह का कुछ डिज़ाइन शो करता है, ठीक है, कि इसमें हम इधर से पेट्रोलियम डालते हैं और पेट्रोलियम को एक फर्नेस में भेजा जाता है जहाँ से इसको हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो जो इस पेट्रोलियम मिनरल का टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से पहला कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो बॉयल कर जाएगा, यानी वेपोराइज हो जाएगा। बाकी जो है पेट्रोलियम लिक्विड स्टेट में होता है, वो कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। वो जो गैसियस फॉर्म है वो इधर आके इस जगह से सबसे टॉप पे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जितना कार्बन कंटेंट उसका कम होगा वो लाइट होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वो ऊपर की तरफ जाएगा, सबसे टॉप पे वो हासिल होगा। तो जो रिफाइनरी गैसेस हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो सबसे टॉप पे हासिल होंगे। फिर जब टेम्परेचर 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होगा तो आपने पढ़ा कि जो पेट्रोलियम ईथर है वो फिर हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर जब टेम्परेचर थोड़ा सा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा तो फिर लाइट नेफ्था या लिग्निन वगैरह जो है वो बॉयल करना शुरू कर देंगे। इस तरह फिर गैसोलीन आएगा और फिर गैसोलीन के बाद इस तरह केरोसिन ऑयल है और फिर डीजल ऑयल है, ठीक है। डीजल ऑयल के बाद इधर जो है वो लुब्रिकेंट्स वगैरह वो रहेंगे और सबसे जो बॉटम पे जो बिल्कुल वेपोराइज नहीं हो सकता वो रेजिड्यू या पिच या बिटुमेन या एस्फाल्ट जो है वो बॉटम से नीचे की तरफ गर्म जो है सेमी लिक्विड फॉर्म में हासिल किया जाता है। तो जनरली हमें एक आइडिया हो गया कि जितना किसी का कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उतना वो फ्रिक्शनेटिंग कॉलम में नीचे होगा और जितना कार्बन कंटेंट कम होगा उतना वो फ्रिक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर वाले हिस्से में साइड पे कंडेंस किया जाता है और उसका अलग फ्रैक्शन बनाया जाता है। तो इसीलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं कि डिस्टिलेशन बॉइलिंग को कहते हैं, किसी चीज़ को बॉइलिंग के ज़रिए साफ़ करना, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप बॉइलिंग के ज़रिए किसी चीज़ को साफ़ करते हैं, सेपरेट करते हैं और उसके डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अलग अलग जगहों पे हर कंपोनेंट को वेपर से दोबारा लिक्विड फॉर्म में कंडेंस किया जाता है तो अलग अलग फ्रैक्शन हासिल होते हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। दूसरा हमें एक पॉइंट ये भी यहाँ से क्लियर हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन कंटेंट,
कि जितना किसी अल्केन का या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी इसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है, तो उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारा कुछ किसके बारे में था? पेट्रोलियम और इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।